देश विरोधी प्रोपेगेंडा, जबरन धर्म परिवर्तन और दंगे भड़काने जैसी चीजों में करते पकड़े गए हैं। इसी वजह से सरकार ने समय समय पर शिकंजा कसा और अब नया अमेंडमेंट बिल लेकर आई कि भारत के अंदर किसी भी इंसान, कंपनी या एनजीओ को विदेश से मिलने वाला फंड, जिसे हम चंदा कहते हैं, वो कैसे मिलेगा और कैसे उसका इस्तेमाल हो। सोचिए, अगर किसी देश को भारत की नीतियां बदलनी है, भारत की पॉलिसीज में हस्तक्षेप करना है, तो वो सीधे सरकार पर दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन वो भारत के अंदर कुछ संगठनों, जिसे हम एनजीओस हैं, को करोड़ों रुपए देकर एक ऐसा माहौल तैयार करवा सकता है जो देश के खिलाफ हो। सोचिए, देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत को ये जानने का पूरा अधिकार है कि देश के अंदर का पैसा किस नियत से आ रहा है, और दूसरी तरफ ये भी उतना ही सच है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछने वाली आवाज़ों और ज़मीन पर सेवा करने वाले ईमानदार एनजीओ को भी सांस लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आए जो बाहर से खूब सारा पैसा लेकर आए और आपके घर में आके आपके कमरों में अपनी मर्जी से फैसले लेने लगे, नए नियम बनाने लगे, तो क्या आप उसे इजाज़त देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक ऐसा ही कुछ देशों के साथ भी होता है। जी हाँ, हाल ही में भारत की राजनीति और दुनिया के गलियारों में एक बहुत बड़ा कानून चर्चा में है, जिसे कहते हैं FCRA, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल। अमेरिका से लेकर दिल्ली के राजनीतिक अखाड़े तक इस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि ये देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र है, तो वहीं दूसरी तरफ कई मानवाधिकार संगठन, जिसे हम एनजीओ कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो सिविल सोसाइटी का गला घोटने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर ये FCRA कानून है क्या? इस नए संशोधन बिल में ऐसा क्या खास है जिससे सब लोग चौंके हुए हैं? भारत को इसका क्या फ़ायदा होगा और किसे नुकसान उठाना पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम हर एक परत को बहुत ही आसान भाषा में खोलेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करते जाइएगा। इस पूरे मामले को गहराई से समझने से पहले इसकी ABCD जान लेते हैं। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये वो कानून है जो तय करता है कि भारत के अंदर किसी भी इंसान, कंपनी या एनजीओ को विदेश से मिलने वाला फंड, जिसे हम चंदा कहते हैं, वो कैसे मिलेगा और कैसे उसका इस्तेमाल हो। अब प्रश्न आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई? सन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय इसे इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। मकसद साफ था, कोई भी विदेशी ताकत देश के अंदरूनी मामलों, राजनीतिक या चुनावों में अपने पैसों के दम पर दखल अंदाजी ना कर सके। तो ज़रूरत क्यों पड़ी? सोचिए, अगर किसी देश को भारत की नीतियां बदलनी है, भारत की पॉलिसीज में हस्तक्षेप करना है, तो वो सीधे सरकार पर दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन वो भारत के अंदर कुछ संगठनों, जिसे हम एनजीओस हैं, को करोड़ों रुपए देकर एक ऐसा माहौल तैयार करवा सकता है जो देश के खिलाफ हो। सोचिए, पिछले कुछ सालों के सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हजारों एनजीओस को साल भर में हजारों करोड़ रुपए विदेशों से मिले हैं। इनमें से बहुत से संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे गरीबों को पढ़ाना, अस्पताल चलाना, स्वास्थ्य सेवाएं देना। लेकिन कुछ ऐसे भी पाए गए हैं जो पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी प्रोपेगेंडा, जबरन धर्म परिवर्तन और दंगे भड़काने जैसी चीज़ों में करते पकड़े गए हैं। इसी वजह से सरकार ने समय समय पर शिकंजा कसा और अब नया अमेंडमेंट बिल लेकर
आई है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि इस नए बिल में सरकार ने बदला क्या है। इसे 4 आसान पॉइंट्स में समझते हैं। तो सबसे पहला है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की एंट्री, यानी कि नए बिल के मुताबिक सरकार एक खास अथॉरिटी बनाएगी। मान लीजिए किसी एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द हो गया या वो अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाया, तो उसने खुद ही काम बंद कर दिया, यानी कि कानून की भाषा में वो इनएक्टिव हो गया। तो उस एनजीओ ने विदेशी पैसों से जो भी संपत्तियां बनाई थी, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें, जमीन, गाड़ियां या बैंक फंड, उन सब पर नई सरकारी अथॉरिटी का कब्जा हो जाएगा। वही तय करेगी कि इन संपत्तियों का, इन प्रॉपर्टीज का अब क्या करना है। दूसरा, पूजा स्थलों और धार्मिक संस्थाओं पर नियम। इस बिल में एक खास प्रावधान ये है कि अगर कोई संपत्ति किसी धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या कोई गुरुद्वारा, कुछ भी हो, से जुड़ी है और वो विदेशी फंड से बनी है, तो सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि उसका धार्मिक स्वरूप, उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो ना बदले। इसी एक क्लोज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है कि ये धार्मिक मामलों में सीधा सरकार या सरकारी हस्तक्षेप है, दखल है। तीसरा है जेल की सजा को तो कम करना, लेकिन प्रशासनिक शक्ति को ज़्यादा करना। जी हाँ, सरकार ने एक राहत ये दी है कि अगर कोई छोटा मोटा नियम टूटता है तो जेल की सज़ा 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ पैसों और संपत्तियों को जब्त करने के लिए नियमों को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है, यानी कि जेल कम लेकिन संपत्ति और पावर पर फुल कंट्रोल। चौथी मैं बात करूं तो रिन्यूअल ना होने पर स्वतः लाइसेंस खत्म हो जाना। जी हाँ, पहले क्या होता था कि अगर कोई भी एनजीओ का 5 साल का लाइसेंस जो है, अगर वो बाई चांस वो ख़त्म हो जाता है या वो रिन्यू नहीं करवाता है तो वो कानूनी पचड़े में फंसा रहता था। अब नियम है कि अगर पहले टाइम पर रिन्यू नहीं कराया तो लाइसेंस अपने आप ख़त्म और आपकी संपत्ति सीधे सरकार के अंडर चली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस बिल के समर्थन में कौन से मजबूत तर्क दे रही है और इससे भारत जैसे देश को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा है देश की सुरक्षा। जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी। आज के दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वार और फंडिंग वार से लड़े जाते हैं। कई बार विदेशी ताकतें भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए पर्यावरण या मानवाधिकार के नाम पर फर्जी आंदोलन खड़े करवाती हैं। इस कानून से उन ताकतों के हाथ से पैसे की रील कट जाएगी। दूसरा फायदा ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, पारदर्शिता। आम जनता को ये हक है कि वो जाने कि कौन सा संगठन बाहर से करोड़ों रुपए ला रहा है और उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। तो पारदर्शिता आने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। तीसरा फायदा डेड एसेट का सही इस्तेमाल। देश में सैकड़ों ऐसे एनजीओ हैं जो बंद हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। नई अथॉरिटी बनने से उन जमीनों और इमारतों को देश के विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगाया जा सकेगा। चौथा फायदा ग्लोबल प्रैक्टिस, यानी कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस अपने यहाँ विदेशी फंडिंग और लॉबिंग को लेकर दुनिया के सबसे सख्त कानून रखते हैं। अगर अमेरिका को अपने देश में बाहर से आने वाले हर डॉलर का हिसाब मांग सकता है, तो भारत को भी अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए ऐसे कानून को लाने का पूरा हक है। ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू।
अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्यों इस बिल की आलोचना हो रही है और इससे किसे नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला नुकसान जो अलग अलग तरफ के प्लेटफॉर्म्स पे सुनने में आ रहा है, सबसे पहला, असली सामाजिक काम करने वाले एनजीओस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, भारत में लाखों ऐसे छोटे और ईमानदार एनजीओ हैं जो सच में आदिवासी इलाकों में शिक्षा, गांव में स्वास्थ्य और महिलाओं के उत्थान के लिए ज़मीनी स्तर पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। फंडिंग के लिए नियम अगर जटिल होंगे तो कई विदेशी डोनर्स जो हैं डर के मारे भारत में पैसा भेजना बंद कर सकते हैं, जिससे जो सच में काम कर रहे हैं उन एनजीओस को नुकसान हो सकता है। दूसरा डर, तानाशाही और बदले की भावना का अंदेशा। जी हाँ, आलोचकों और लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब सरकार या किसी प्रशासनिक अथॉरिटी के पास ये ताकत आ जाएगी कि वो किसी भी एनजीओ की संपत्ति सीधे जब्त कर ले तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सरकार से सवाल पूछने वाले या उसकी नीतियों की आलोचना करने वाले स्वतंत्र एनजीओ को इस कानून के जरिए डराया जा सकता है। तीसरा मुद्दा, सुनवाई का मौका, जिसे हम ड्यू प्रोसेस कहते हैं। कई वकीलों का ये कहना है कि लाइसेंस रद्द होने या संपत्ति छीने जाने के मामलों में तुरंत निष्पक्ष न्यायिक सुनवाई का रास्ता बहुत साफ नहीं है, जिससे संस्थाओं के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका कम होगा या सीमित होगा। तो ये थे एक सिक्के के दो पहलू। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे FCRA अमेंडमेंट बिल का निचोड़ निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत को ये जानने का पूरा अधिकार है कि देश के अंदर का पैसा किस नियत से आ रहा है, और दूसरी तरफ ये भी उतना ही सच है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछने वाली आवाज़ों और ज़मीन पर सेवा करने वाले ईमानदार एनजीओ को भी सांस लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। असली सफलता तभी है जब राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सेवा के बीच एक सही बैलेंस यानी कि संतुलन बनाया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार का ये कदम भारत को सुरक्षित बनाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या इससे सिविल सोसाइटी पर ताला लग जाएगा? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि सही जानकारी हर भारतीय तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े और दिलचस्प टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, नमस्कार। Generate by AI.